हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है औद्योगिकरण। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ से सवाल कई बार पूछे जाते हैं, जो कि हम लोगों 30 सवाल करने वाले हैं, जो कि क्लास 10 से लिया हुआ है, जो कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। दोस्तों, ये जो भी मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और उसके बाद जो भी एग्जाम देंगे, जैसे कि बीपीएससी, दरोगा और भी कई अन्य एग्जाम में यहाँ से सवाल बनते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर को करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग औद्योगिकरण के बारे में समझ लेते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में हुए तकनीक और आर्थिक परिवर्तनों का युग, जिसमें मशीनों का उपयोग और बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि जब औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ तो नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, जैसे कि फैक्ट्रियों का स्थापना हुआ, जहाँ पे लोग जाकर वहाँ पे काम करते हैं और अपने हिसाब से मालिक उसे काम करवाते हैं। जब औद्योगिकरण नहीं हुआ था, उससे पहले लोग अपने अपने घरों में जो भी जिनको आता था वो करते थे। जैसे कोई अगर मटका बना रहा है तो वो अपने घर में ही मटका बनाता था, वहां से ही लोग आकर खरीद कर लेकर जाते थे। लेकिन दोस्तों, औद्योगिकरण में क्या होता है कि अपने अपने घर में ना होकर के किसी भी फैक्ट्री में, जहाँ पे हर चीज एक ही बार में तैयार हो जाए, वहां पे जाके काम करते हैं। तो इसी को कहा जाता है औद्योगिकरण। यानी जो मानव अपने हाथ से करता था वही काम अब मशीन कर रही है, जो कि बहुत तेजी से कर रही है। तो इसी को कहा जाता है औद्योगिकरण। आगे दिया हुआ है कारखाना प्रणाली। उत्पादन की वह प्रणाली जिसमें श्रमिक एक ही स्थान पर मशीनों के साथ कार्य करते हैं, जैसे कि फैक्ट्री यानी कारखाने में। आपको बताया मैंने कि इससे पहले लोग अपने अपने घरों में काम करते थे, जिसे जो भी आता था अपने घर में ही काम करते थे और वहीं से व्यापारी लेकर जाते थे। लेकिन जब औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ तो वहां पे नई नई फैक्ट्रियां स्थापित हुई, जहां पे लोग जाकर काम किए और अपने हिसाब से उद्योगपति वहां पे काम करवाए और सैलरी दिए। आगे दिया हुआ है गिल्ड पद्धति। वैसा पद्धति जिसमें कारीगरों पर राजा का कड़ा नियंत्रण रहता था। यानी कोई भी कारीगर होता था वो सिर्फ और सिर्फ राजा के लिए कपड़े बनाता था, या फिर उसके सगे संबंधी के लिए ही कपड़ा बनाता था। उसके अलावा वो किसी के लिए भी कपड़ा नहीं बनाता था। ये पद्धति खास करके इंग्लैंड में था दोस्तों। उसके बाद आता है सौदागर। यानी सौदागर क्या करते हैं कि अपने हिसाब से कपड़े बनवाते हैं और वहां पे अपने हिसाब से बेचते हैं। यानी गांव गांव में जाते हैं और उसे बुक कर देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ पेशगी। पेशगी का मतलब क्या होता है? बुकिंग, एडवांस। एडवांस में ही उनको बता दिया जाता था कि आपको इस तरीके से कपड़ा बनाना है, और वो सौदागर आता था गांव गांव में, खुद खुद लेता था और उसके बाद बड़े बड़े शहर में खुद जाकर बेचता था। तो ये धीरे धीरे चेंजिंग आता है। आगे दिया हुआ है बाड़ा बंदी आंदोलन, जो कि इंग्लैंड में होता है। क्या होता है दोस्तों? जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के किसी का बड़ा सा प्लॉट है और यहाँ पे किसी और का प्लॉट है। तो इंग्लैंड में जो राजा थे उनका कहना था कि ये छोटा सा जो प्लॉट है, ये किसी का भी हो, ये जितना भी है बाहर में, वो सब का हो जाएगा। यानी यहाँ पे मान लीजिए किसी और का जमीन है और बीच में किसी और का जमीन है, तो जो भी बाहर बाहर में जमीन है वो सब इसी का हो जाएगा, यानी एक ही आदमी का हो जाएगा। और जो छोटा सा जमीन है इसको पैसा दे करके इसको साइड कर दिया जाता था, ताकि कोई भी फैक्ट्री या छोटा सा कारखाना स्थापित कर दिया जाए। आगे दिया हुआ है चार्टिस्ट आंदोलन, जो कि 1838 में इंग्लैंड में होता है। आपको बता दें दोस्तों, जब बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होता है, जहां पर 100 लोगों का काम एक मशीन खुद कर देता है, तो वहां पर एक समय क्या होता है कि मजदूर लोग वहां पे आंदोलन करते हैं। उसी का नाम है चार्टिस्ट आंदोलन, जो कि खास करके इंग्लैंड में होता है। आगे दिया हुआ है लेसेज फेयर, हस्तक्षेप की नीति। आपको बता दें कि जैसे कि भारत में ताजमहल जिस कारीगर ने बनाया था उसका हाथ कटवा दिया जाता है, ताकि उस तरीके का ताजमहल दुनिया के किसी और देश में ना बना सके। लेकिन इंग्लैंड में एक खास बात थी, लेसेज फेयर। लेसेज फेयर क्या होता है कि आप जैसा बनाएं वैसा बना सकते हैं, उसके बाद आप किसी भी देश में जाके बना सकते हैं। तो इसी को कहा जाता था लेसेज फेयर, यानी हस्तक्षेप की नीति। उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, अपने हिसाब से वो कहीं भी बना सकता है। आगे दिया हुआ है स्टेपलर। अब आपको बता दो दोस्तों कि पहले क्या होता था
कि कोई भी सामान अगर बनता था तो कच्चा माल किसी और के पास, उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस मान लीजिए छटाना हो तो वो किसी और के पास, उसके बाद जब पूरा सप्लाई होता था तो वो किसी और के पास। लेकिन जब औद्योगिकरण आता है तो वहां पर एक ही कारखाने में सारा काम होता है। तो वही दिया हुआ यहाँ पे स्टेपलर, एक वर्ड है स्टेपलर। स्टेपलर किसको बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल यानी छांटता है, उसी को स्टेपलर कहा जाता है। फूलर, फूलर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है, उसी को कहा जाता है फूलर। आगे दिया हुआ है कॉर्डिंग, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। आगे दिया हुआ है फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग शटल से बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि खास करके चौड़े अरज वाला कपड़ा बनाने में काफी मदद मिलती है। आगे दिया हुआ है स्पेनिंग जेनी, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हर्कब्रिज द्वारा 1764 में होता है। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। यानी जहां पर एक मजदूर अगर मान लीजिए कि 10 धागे बना रहा है, वहीं पर एक मशीन 100 धागे बना ले रहा है उसी समय में। तो इसी को कहा जाता है स्पेनिंग जेनी, जो कि काम को बहुत तेजी से कर देता है। उसी दौरान क्या होता है कि भारत में भी कुछ कारखाने स्थापित होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 1814 में पहली बार रानीगंज में कोयला उद्योग स्टार्ट होता है। उसके बाद 1830 से 1840 के दौरान देवेंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल क्षेत्र में 8 औद्योगिक क्षेत्रों को स्थापित करते हैं। उसके बाद 1851 में सूती वस्त्र उद्योग की नींव पड़ी। इसके बाद 1854 में पहली बार मुंबई शहर में खवासजी नाना भाई डाबर के द्वारा सूती वस्त्र उद्योग स्थापित होता है। आपको बता दें दोस्तों कि कपास सबसे ज्यादा गुजरात क्षेत्र में मिलता था और महाराष्ट्र गुजरात के जस्ट बगल में ही है। इसीलिए आप देखेंगे दोस्तों, खवासजी नाना भाई डाबर ने मुंबई में ही 1854 में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करते हैं। उसके बाद 1907 में झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को नाम से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित की जाती है। उसके बाद 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना भी जमशेदजी टाटा के द्वारा ही की जाती है। आगे दिया हुआ 1917 में पहली बार कलकत्ता में सेठ हुकुमचंद के द्वारा जूट मिल की स्थापना की गई। उसके बाद 1881 में भारत का पहला फैक्ट्री अधिनियम आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि फैक्ट्री में किस तरीके से काम किया जाए, यानी काम करने का कितना समय होना चाहिए। इन सब रूल नियम को 1881 में लाया जाता है। उसके बाद 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। उसके बाद 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं लाला लाजपत राय। उसके बाद 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आता है, यानी इसमें डिसाइड किया जाता है कि एक मजदूर का कम से कम कितना मजदूरी होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कि आपको इतना कम से कम समझ में आया होगा। दोस्तों ये टॉपिक तो काफी लंबा है और समझना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में ही समझाने का बहुत ही प्रयास किया है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता था? राइट आंसर है मुसोलिनी। जिस तरीके से दोस्तों जर्मनी में हिटलर होते हैं, उसी तरीके से कुछ समय के लिए इटली में मुसोलिनी होते हैं, जो कि तानाशाही स्थापित करते हैं। और आज का पहला सवाल, औद्योगिक क्रांति किस देश में सबसे पहले हुई थी? राइट आंसर है इंग्लैंड। दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, क्योंकि इंग्लैंड में कोयला भी था और सस्ते श्रम भी थे, इसीलिए इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति होता है। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर है नई मशीनों का आविष्कार। नए नए मशीन आ जाते हैं, उसके बाद श्रम कम हो जाते हैं। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया? राइट आंसर है कोयला। यानी कोई भी मशीन पहले कोयला से ही चलता था, बाद में बिजली आने के बाद वह बिजली से चलने लगा। अगला सवाल है, भारत में औद्योगिकरण किस समय शुरू हुआ? राइट आंसर है 19वीं शताब्दी, लेकिन यूरोप में 18वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया था।
अगला सवाल है, भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? राइट आंसर है मुंबई, जो कि क्वासी नाना भाई डाबर के द्वारा स्थापित होता है। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति के कारण श्रमिकों की स्थिति कैसी हो गई? राइट आंसर है खराब हो गई। आपको बता दें दोस्तों कि जब बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होने लगता है, जिसके बाद मजदूरों की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। जहां एक मशीन 100 मजदूरों का काम कर लेती है, वहां पे कोई भी मजदूर को नहीं रखता था, तो इसीलिए मजदूरों की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति के दौरान किस उद्योग ने सबसे पहले विकास किया? राइट आंसर है वस्त्र उद्योग। अगला सवाल है, भारत में किस वर्ष टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना हुई? राइट आंसर है 1907, जमशेदजी टाटा के द्वारा। अगला सवाल है, औद्योगिकरण का श्रमिकों के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका राइट आंसर है जीवन स्तर में गिरावट हो गया, यानी स्थिति बहुत ही खराब हो गई। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति के समय सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार कौन सा था? राइट आंसर है भाप इंजन, यानी भाप इंजन आने के बाद काफी सारा काम आसान हो जाता है और कोई भी काम तेजी से होने लगता है, जिससे उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति के दौरान किस क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ? इसका राइट आंसर है उत्पादन, यानी उत्पादन तेजी से होने लगा और ज्यादा से ज्यादा होने लगा। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति के पहले कौन सा उत्पादन तरीका प्रमुख था? राइट आंसर है कुटीर उद्योग, यानी लोग अपने अपने घर में ही अपने अपने हाथों से काम करते थे। अगला सवाल है, औद्योगिकरण का प्रमुख कारण कौन सा था? राइट आंसर है कच्चे माल की उपलब्धता। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था? राइट आंसर है कोलकाता हुगली क्षेत्र, यानी अंग्रेज जब आए थे तो सबसे पहले कोलकाता हुगली क्षेत्र में ही कारखाना स्थापित किए थे। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? राइट आंसर है दोस्तों पर्यावरण का अत्यधिक दोहन हुआ, यानी फैक्ट्री हुआ तो धुआं निकला, धुआं निकलने से वातावरण प्रदूषित हो गया। अगला सवाल है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है जमशेदजी टाटा, जो कि 1907 में होता है। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति के दौरान परिवहन का प्रमुख साधन कौन सा था? राइट आंसर है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के माध्यम से अंग्रेज क्या करते हैं कि यहाँ से काफी सारे चीजों को ढोकर अपने देश ले जाते हैं, जिससे उनको काफी आसानी हो जाती है। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा वर्ग था? इसका राइट आंसर है श्रमिक, यानी मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति का प्रमुख लाभ क्या था? राइट आंसर है बड़े पैमाने पर उत्पादन, जहां पर मजदूर एक महीने में जो उत्पादन कर रहे थे, वहीं पर एक मशीन एक महीने में उससे दुगना या चौगुना काम कर रही थी। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति के कारण किस प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ? राइट आंसर है यांत्रिक उद्योग, यानी मशीनी उद्योग। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति के बाद कौन सी नई परिवहन प्रणाली विकसित हुई? इसका राइट आंसर है रेलगाड़ी। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति से किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन हुआ? इसका राइट आंसर है दोस्तों पूंजीवादी समाज का उदय, यानी जो लोग फैक्ट्री को स्थापित करते हैं उसके बाद वह पूंजीवादी कहलाते हैं, यानी बड़े बड़े लोग टाइकून लोग एक अलग समाज बना लेते हैं, जिससे वो मजदूर से काफी दूर रहते हैं। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति के दौरान किस उद्योग में सर्वप्रथम मशीनों का प्रयोग किया गया? राइट आंसर है वस्त्र उद्योग में। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति के समय सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व कौन थे? राइट आंसर है जेम्स वाट। जेम्स वाट के द्वारा ही सबसे पहले भाप इंजन को सुधार कर औद्योगिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला सवाल है,
भारत में औद्योगिकरण का पहला चरण किसके द्वारा संचालित था? इसका राइट आंसर है अंग्रेजी सरकार, यानी अंग्रेजों ने ही सबसे पहले औद्योगिकरण का पहला चरण को संचालित किया था। अगला सवाल है, औद्योगिकरण के कारण किस प्रकार की रोजगार समस्या उत्पन्न हुई? राइट आंसर है बेरोजगारी का बढ़ना। आपको बता दो दोस्तों कि जब एक ही मशीन 100 मजदूरों का काम कर लेता है तो कोई भी फैक्ट्री वाला मजदूर को नहीं रखता है, इसके कारण बेरोजगारी बढ़ जाती है। अगला सवाल है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है जॉन के। अगला सवाल है, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? राइट आंसर है इंग्लैंड। अगला सवाल है, बाराबंदी आंदोलन किस देश में हुआ था? राइट आंसर है इंग्लैंड में। अगला सवाल है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है जेम्स हर्क ब्रिज। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में जेम्स हर्क ब्रिज करते हैं, जिससे क्या होता है कि धागे को तेजी से और अधिक मात्रा में तैयार करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। अगला सवाल है, सेठ हुकुमचंद ने जूट मिल की स्थापना कब और कहां की थी? राइट आंसर है 1917 कलकत्ता में। अगला सवाल है, भारत का पहला फैक्ट्री अधिनियम कब लागू हुआ था? राइट आंसर है 1881। और आज का लास्ट सवाल, औद्योगिक क्रांति की दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन सा देश था? यानी कौन सा देश इंग्लैंड को टक्कर दे रहा था? यानी आप देख सकते हैं कि भारत में इंग्लैंड को टक्कर दे रहा था फ्रांस, तो उसी तरीके से औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड को कौन सा देश टक्कर दे रहा था? तो दोस्तों आपको इस सवाल का जवाब कमेंट में देना है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर।